फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि 41 सीटों पर बीजेपी की तरफ से फाइनल मोहर लग चुकी है। हालांकि माना जा रहा था कि नवरात्र की शुरुआत के साथ ये लिस्ट आएगी, लेकिन श्राद्ध पक्ष के बीच में इस लिस्ट का आना और उसमें फर्स्ट इंडिया ने बाकायदा बताया था कि किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी, विजय बैंसला और इसके अलावा बाबा बालकनाथ ये चुनाव लड़ेंगे और इस पर मोहर लगती हुई नजर आई है। लिस्ट लगातार फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ हैं और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, क्योंकि दो नामों का जिक्र हम उस दिन भी कर रहे थे जब फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले लिस्ट आने से 6 दिन पहले इसको ब्रेक किया था। एक किरोड़ी लाल मीणा और दूसरा विजय बैंसला, क्योंकि पूर्वी राजस्थान पर कांग्रेस अपने तरीके से अभियान को चला रही है। आपको लग रहा है जो ईआरसीपी से बीजेपी को डेंट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, उसकी भरपाई की जिम्मेदारी दो बड़े नेताओं को, एक मीणा नेता को, एक गुर्जर नेता को दे दी गई। देखिए, सवाईमाधोपुर सीट और उसके सटी हुई जो देवली उनियारा का सीट, हालांकि जिले अलग अलग है और टोंक जिले में आता है देवली उनियारा और सवाईमाधोपुर अलग जिला है, लेकिन सवाईमाधोपुर जो सीट है वहाँ से जीत के लिए आपको गुर्जर समाज के वोटों की ज़रूरत भी होती है। निर्णायक पक्ष है। दानिश अबरार वहाँ से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं। पिछले चुनाव में गुर्जर समाज का साथ मिला और दानिश अबरार को जीत मिली। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का पुराना इलाका रहा है, पुराना क्षेत्र रहा है। सवाईमाधोपुर उनके कहा जा सकता है कर्मस्थली रहा। सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री का जो आंदोलन था, उस आंदोलन से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चमके थे और उसके बाद वो राजनीति में आए। एमबीबीएस डॉक्टर है, बीकानेर से एमबीबीएस की डिग्री ली और उसके बाद वो राजनीति में आए। लेकिन सवाल ये था कि कैसे वो राजनीति में चमके, तो उसके पीछे सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन था और कहा जा सकता है कि पुलिस की लॉकअप में भी रहे, यातनाएं भी झेली और उसके बाद भैरव सिंह शेखावत ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया, ललित किशोर चतुर्वेदी ने आगे बढ़ाया और संघ पृष्ठभूमि से वो तृतीय वर्ष शिक्षित भी रहे। कहा जा सकता है कि सवाईमाधोपुर अब हॉट सीट हो गई है किरोड़ीलाल मीणा के आते ही। अब वहाँ पर कहा जा सकता है कि दानिश अबरार जो कि मुस्लिम चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्वी राजस्थान के, और इधर हम बात करें विजय बैंसला की। विजय बैंसला का पहले चर्चा थी कि उनके नाम को लेकर, हिंडोली को लेकर, लेकिन विजय बैंसला नहीं चाहते थे अशोक चांदना के सामने जाना और यही कारण है कि विजय बैंसला देवली उनियारा जो सीट है जिसको लेकर ये भी चर्चा थी कि सुखबीर सिंह जोनाप्योरिया को देवली उनियारा से लड़ाया जा सकता है। अलका सिंह गुर्जर का नाम भी वहाँ चर्चाओं में था। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला को यहाँ से लाकर बिल्कुल हार्डकोर सामाजिक दाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। अब कितना कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा, किरोड़ीलाल मीणा को विजय बैंसला का क्या फ़ायदा मिलेगा और विजय बैंसला को किरोड़ीलाल मीणा का क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि विजय बैंसला के सामने कांग्रेस पार्टी का मीणा चेहरा है। अभी हरीश मीणा वहाँ से विधायक है और वो भी बड़ा नाम है उस इलाके का, वो भी सांसद रह चुके हैं, अब विधायक है, सचिन पायलट के परम सिफारिशदार कहे जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि विजेंद्र, ये जो गुर्जर मीणा पॉलिटिक्स यहाँ पर बीजेपी ने अपने टिकट वितरण में जो चली है, और ये वो इलाका था तकरीबन 24 से 25 सीटें केवल इसी फैक्टर के आधार पर कांग्रेस पार्टी जीत गई थी पिछले चुनाव के अंदर। और अभी ईआरसीपी का बड़ा मुद्दा है। ईआरसीपी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अभियान भी इसी इलाके से छेड़ने का ऐलान किया है। बिल्कुल, और ऐश्वर्य प्रधान ने तो बाकायदा ईआरसीपी को लेकर एक सीरीज ही की थी, वो पूरे इलाकों के अंदर गए थे। ऐश्वर्य, आपको लगता है कि जिस तरीके से टिकटों का वितरण इस पूर्वी राजस्थान में किया गया है, बीजेपी कैंडिडेट ये सोचकर उतारी है कि भाई ईआरसीपी से जो बीते चुनाव में डेंट हुआ और अब जो उम्मीद है उसको पूरा करना है। जमीनी हकीकत आपको क्या लगी थी ईआरसीपी को? देखिए, मैं योगेश जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि जिस वक्त किरोड़ीलाल मीणा जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन एक समाज के लिए नहीं, कई समाजों के लिए आंदोलन कर रहे थे, और ये बात वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछली बार की सियासत में एक वक्त ऐसा था कि जब उन पर विशुद्ध रूप से एक टैग लग गया था, तो वो टैग इस दौर में उन्होंने मिटाने की पूरी कोशिश की, जनता में एक मैसेज देने की कोशिश की, चाहे भले ही पुजारी की हत्या का मामला हो, किसी गुर्जर का मामला हो या दलित से जुड़ा मामला हो। तो वहीं पर ये जो यात्रा थी
जो कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने पूरे राजस्थान भर में एक यात्रा निकाली थी और दावा किया था कि हमारी सीटें इतनी हैं और हम इतनी सीटों पर प्रभाव डालते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि विजय बैंसला की वो यात्रा यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अपना लाभ देखा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में इजाफा होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास सचिन पायलट है तो यहां पर बड़ा गुर्जर चेहरा कौन, यहां पर कालूलाल गुर्जर भी थे, यहां पर प्रहलाद गुर्जर भी थे, हेम सिंह भड़ाना भी थे, जवाहर सिंह बेड़म भी थे, या अनीता गुर्जर भी, बहुत सारे गुर्जर थे और रामलाल गुर्जर भी थे, ओम प्रकाश भड़ाना भी थे, अनगिनत गुर्जर होंगे। लेकिन यहां पर बड़ा चेहरा कौन हो सकता है, तो संभावना एक, यहां पर जो यात्रा निकाली थी विजय बैंसला ने, तो उधर सचिन पायलट जब सामने है, भले ही सचिन पायलट सर्व समाज के हैं, बड़े लीडर है, लेकिन जिस जाति में जिसका जन्म होता है उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। तो यहां दो बड़े चेहरों की बात मेरे ख्याल से हो जाती है। इन दो चेहरों के अलावा यहां पर और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। महंत बाबा बालक नाथ को तिजारा से उतार कर मैसेज ये जो दिया जाएगा, ये कामा में दिया जाएगा, या नूह में दिया जाएगा, या हरियाणा में दिया जाएगा, ये मैसेज पास की सीटों में बहरोड़ में भी दिया जाएगा, ये भरतपुर से आगे तक जो मेवात बेल्ट है उसमें एक मैसेज दिया जाएगा और यादवों को एक किया जाएगा, क्योंकि मोनू मानेसर कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा विचार परिवार जो जिस तरीके से कवायद कर रहा था, उस कवायद से उन्हें भी अपना वोट बैंक पक्का करना पड़ेगा और सियासत इस तरीके की करनी पड़ेगी कि जिससे एक मैसेज जाए। और यही कारण है कि नगर में जवाहर सिंह बेड़म को उतारा गया है। जवाहर सिंह बेड़म पर विश्वास नगर को लेकर किया गया। हालांकि संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के बेहद करीबी रहे थे जवाहर सिंह बेड़म, ये बात मेरे वरिष्ठ सहयोगी योगेश शर्मा भी जानते हैं। तो वहीं पर इसी सीट में हम आगे बढ़ते हैं तो बाबा बालकनाथ को एग्रेसिव भूमिका में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि बाबा बालकनाथ यहां से जीतते हैं तो यह भी तय मानकर चलिएगा कि उनका कद बढ़ेगा, क्योंकि उनकी सीट बहरोड़ बनाई जा रही थी। लेकिन ऐश्वर्या, आपने यदि शब्द का इस्तेमाल किया, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, वैसे तो बीजेपी सब काम ग्रहों की दिशा और दशा को देखकर करती है और श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य होते नहीं हैं, तो क्या इसके पीछे की वजह यह है कि भाई अदिति ने इसको 6 दिन पहले ही ब्रेक कर दिया था, तो बचा नहीं था बीजेपी के पास कुछ, तो सोचा कि चलिए ठीक है लिस्ट को जारी कर देते हैं। वैसे कोई मोरल प्रेशर था नहीं बीजेपी पर, क्योंकि कांग्रेस ने भी कोई लिस्ट जारी अभी की नहीं, वजह क्या रही? चलिए अदिति को एक बार जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐश्वर्या प्रधान, जिस यदि का शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे थे, क्या उसके पीछे की वजह है कि तिजारा का एक बड़ा इतिहास रहा है जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट लगातार जीतते आए हैं? अब आपको मैं यहां पर तिजारा की बात के बाद एक और चीज का जिक्र करूंगा, बड़ी रोचक बात है विजेंद्र, उससे भारतीय जनता पार्टी का देश भर में एक मैसेज जा रहा है, उस चीज का जिक्र मैं जरूर करूंगा। लेकिन मैं तिजारा से इस चीज को इसलिए जोड़ूंगा कि तिजारा वो सीट है जहां से दुर्रू मियां जैसे एक सॉफ्ट से मुस्लिम चेहरे ने पहचान बनाई, और तिजारा वही सीट है जहां से मामन सिंह यादव को भी टिकट मिला जो एक सामान्य टीचर थे, और तिजारा वही सीट है जहां पर संदीप दायमा जो गुर्जर थे, उन गुर्जर के सामने जब संदीप यादव आए जो वसुंधरा सरकार में युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे, अचानक से मुकाबले में बसपा के से चुनाव लड़कर जीत गए और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। तो तिजारा तो हॉट सीट बनेगी, लेकिन तिजारा के अलावा एक और सीट महत्वपूर्ण है, वो है बस्सी। बस्सी को डी ग्रेड में माना जाता है। बस्सी में मामला इतना रोचक हुआ कि उसी बस्सी के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें कन्हैया लाल मीणा, जितेंद्र मीणा और दूसरे जितने भी भाजपा के नेता थे, ये सारे के सारे बीएल संतोष के पास पहुंच गए। मीडिया में लगातार चर्चाओं में खबर रही कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि भले ही हम में से किसी एक को टिकट मिल जाए, लेकिन पैराशूटी को टिकट नहीं लेने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यहां मैसेज दिया कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आप अगर इस तरीके से करते हैं तो ठीक है, हम चंद्रमोहन मीणा को दे देते हैं। हालांकि चंद्रमोहन मीणा सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, लेकिन बस्सी की सियासत रोचक हुई है तो यह तय मानकर चलिएगा कि अब अंजू धान का भी टकटकी लगाए देख रही थी कि मुझे चुनाव में उतरना है। एक और बात है उसमें कि उधर भी ब्यूरोक्रेसी का ही चेहरा है। लक्ष्मण मीणा भी पूर्व IPS है जो विधायक हैं बस्सी से। अब चंद्रमोहन मीणा का मुकाबला लक्ष्मण मीणा से होगा, और थर्ड फ्रंट से अगर कोई चेहरा आता है, जैसा पूर्व विधायक अंजू धानका का नाम चर्चा है,
तो वहाँ का जो जनरल कास्ट का वर्ग है, खासतौर से वहाँ पर ब्राह्मण समुदाय है, वो एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर रहता है बस्सी की उस सीट को लेकर, वो क्या चाहेगा क्या करेगा। लेकिन विजेंद्र, यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि 7 सांसदों को जी जमीन पर उतारना पड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ाने की आवश्यकता पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को, अपने सांसद चेहरों को। तो क्या लगता है कि स्थानीय विधायक या स्थानीय चेहरों को वरीयता देते हुए, नरपत सिंह राजवी जैसे कद्दावर चेहरों को हटाते हुए यहाँ पर ऐश्वर्य बताएंगे किस तरह से ये लाया गया है? मैं ये नरपत सिंह राजवी की जगह पर जो चेहरा आया है उसके साथ एक छोटा सा अपडेट और बता दूं, क्योंकि वरिष्ठ सहयोगी योगेश इस बात को अच्छे से जानते हैं कि केकड़ी और कोटपुतली ये दोनों सीटें हैं, ये एक बड़ा मैसेज देकर चली गई है। आप समझ भी गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। और केकड़ी में अगर शत्रुघ्न गौतम आया है तो फिर वो किस तरीके से शत्रुघ्न गौतम जैसा नाम आया है, क्योंकि शत्रुघ्न गौतम लगातार पिछले वर्षों में सतीश पूनिया के करीबी रहे थे, कभी वसुंधरा राजे के भी करीबी रहे। तो ऐसे में यह भी लग रहा है कि वहां पर कोई सर्वे किया है या फिर शत्रुघ्न गौतम जो कि अक्सर महाराज जी से आशीर्वाद लेने जाते हैं, उस तरीके की कोई बात हुई है। मैं वापस उसी चीज पर आ रहा हूं, विद्याधर नगर को लेकर। विद्याधर नगर में क्या कोई सर्वे हुआ है जिस सर्वे के आधार पर नरपत सिंह राजवी की टिकट काटी गई है? क्या विद्याधर नगर में जैसी सबसे सेफ सीट पर दिया कुमारी को भेजा जाना बड़ा एक मैसेज है? क्या दिया कुमारी को यहां पर उतारने से वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी, या फिर उम्र दराज उम्र की तरफ, एक बड़ी ज्यादा उम्र की तरफ बढ़ते हुए नेताओं को साइड में करते हुए दूसरे नेताओं की एंट्री करवाई जा रही है? हालांकि लिस्ट में कई वयोवृद्ध भी होते हैं। तो इस तरीके की बातें यहां पर है। और मैं आपको बता दूं कि भैरव सिंह शेखावत के समर्थक, आधा दर्जन जो मुख्यमंत्री के चेहरे गिने जा रहे हैं उनमें एक नाम दिया कुमारी का भी लिया जाता है जी, जो लगातार दिया कुमारी का नाम लिया भी जाता है। और जब दिया कुमारी का इन जगहों पर नाम लिया जाता है तो यहां मुकाबला रोचक होगा। हालांकि विद्याधर नगर सीट जो है वो ए सीट है, ए क्या कहे ए प्लस सीट भी मानी जाती है, लेकिन मुकाबला अब रोचक होता है नहीं। मैं यहां पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी योगेश से एक बार अदिति हमारे साथ जुड़ गए, उनको कनेक्ट कर लेते हैं। हमारी सहयोगी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति, श्राद्ध पक्ष में तो भाई बीजेपी कोई काम करती नहीं शुभ, तो ये क्यों किया? इसलिए किया कि अदिति ने 6 दिन पहले ब्रेक कर दी थी, तो बचा नहीं था करने के लिए, क्योंकि कोई मोरली प्रेशर था नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी कोई लिस्ट आई नहीं। पीछे की वजह क्या रही इस लिस्ट को जारी करने की? आपसी मनमुटाव, आपसी खींचतान। जैसे ही फर्स्ट इंडिया ने लिस्ट जब जारी कर दी थी उसके बाद 2 तरीके से आपसी मनमुटाव थे। एक तो वो प्रत्याशी जिनको उम्मीद थी, जिनको मिलेंगे, जो पुश्तैनी राजनीति कह लें, तमाम चीज़ें कह लें, एग्जिस्टिंग विधायक जिनकी टिकट कट गई कह लें, सब जेपी नड्डा जी के आवास पर पहुंचे। कई लोग प्रदेश कार्यालय के बाहर पहुंचे। यहाँ तक कि एक गुप्त बैठक बीएल संतोष साहब ने ली थी वैशाली नगर में, वहां पर भी बैठक के शुरू आधे घंटे यही चर्चा हुई कि अब नाम हटाओ, बदलो नाम, ये कैसे लिस्ट आउट हुई। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात संघ की नाराजगी। संघ में 2 वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बीएल संतोष से जयपुर में ये कहा कि लिस्ट से संबंधित संघ से कोई भी बातचीत नहीं की गई, संघ से किसी भी चीज पर नामों को लेकर या तमाम जो इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए इलेक्शन में वो नहीं किया गया। इसीलिए जैसा मैंने पहले बताया कि कल प्रहलाद जोशी जी के आवास पर सुबह बीएल संतोष जी, निम्बाराम जी, इंपॉर्टेंट बैठक हुई। वहाँ पर ये कहा गया कि नहीं, संघ की जो दूसरी विंग्स हैं उनको चुनाव में कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा, कैसे सबको चुनाव में इंक्लूसिव किया जाएगा। उनसे लंबी बातचीत हुई, प्रत्याशियों को लेकर भी हुई। लेकिन विजेंद्र, अब ये समझ लेते हैं, विस्तार से तो ऐश्वर्य जी और योगेश जी ने बता दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आसान नहीं है दोनों ही पार्टियों के लिए, ये समझ आ रहा है। जब हम अपने केंद्रीय चेहरे, राष्ट्रीय चेहरे, बड़े चेहरों को उतारते हैं क्षेत्रीय राजनीति में, यानी कि कुछ ना कुछ तो जो कर्नाटक की जो चुनाव थे उससे सीखा है। भले ही हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको कर्नाटक की राजनीति समझ में आया कि जो क्षेत्रीय चेहरे हैं उनको भी लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सोच चुकी है कि एक चेहरा नहीं होगा, मल्टीपल चेहरे होंगे, जिसका जहां पे वर्चस्व है। दूसरा, इस पूरी लिस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी का एनालिसिस रहा है वो है जिताऊ और नए चेहरे, जो परंपरागत राजनीति, ट्रेडिशनल राजनीति से दूर
उन लोगों से हटके, और जो एग्जिस्टिंग विधायकों के कटे हैं, कहीं ना कहीं एनालिसिस था कि ये जीत नहीं रहे, इसलिए नए चेहरों को उतारा गया है। यानी कि हर एक सीट पर बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस की बात यहाँ पर है। आपको जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, बैरोड से बाबा बालकनाथ को चुनाव लड़ने की बात कही थी। बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुके थे। उन्होंने शानू यादव, तमाम नाम थे, मोहित यादव, लेकिन तिजारा आसान नहीं था। और बाबा बालकनाथ अलवर के सांसद हैं, तो उनको तिजारा से उतारा गया क्योंकि वो सीट आसान नहीं थी। तो अपने बड़े चेहरों को, हालांकि ये सीट पे तो एक धार्मिक इम्पैक्ट भी आता है, एक पोलराइजेशन का इम्पैक्ट भी आएगा, लेकिन इससे, जैसे ऐश्वर्य जी ने कहा कि इससे इम्पैक्ट दूसरी सीटों पर कैसा होगा वो जरूर है। भरतपुर की कई सीटों पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जी। इसके साथ साथ प्रदेश में भी एक इम्पैक्ट होगा। जैसे डीडवाना में ओमदास जी महाराज को चुनाव लड़ाने की बात थी, सिर्फ डीडवाना ही नहीं, और भी सीटों पर उसका इम्पैक्ट आता। वो मेघवाल समाज से आते हैं, जाट के सामने चुनाव लड़ते, तो ये एक बहुत, हर एक सीट को सोचे समझे तरीके से। तो अगर इसको मुट्ठी भर समझे कि कैसे है, तो पहला, राष्ट्रीय चेहरों को क्षेत्रीय राजनीति में उतारकर डिफिकल्ट सीटों को आसान बनाना और बड़ा मैसेज देना। चाहे ये राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तीनों में यही फॉर्मूला अपनाया गया है। मंत्रियों को उतारा है। अदिति, दूसरा विश्लेषण ये भी तो हो सकता है, मुझे सही कीजिएगा या उसमें कुछ ऐड कीजिए भाई, ये भी तो हो सकता है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी उनके माथे आए, और इसलिए उस वक्त नए चेहरे खोज लिए जाएंगे, और जो इस वक्त के बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनके जरिए विधानसभा को साध लिया जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि 6 सर्वे, विजेंद्र जी, 2024 के लिए 6 सर्वे ऑलरेडी हो चुके हैं, और उन सर्वे को अलग अलग तरीके से और डिटेल, जैसे आप थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं, सर्वे की कंपनी प्रदेश के जो केंद्र के बड़े नेता हैं, जो राजनीति को और रणनीति को बेहतर समझते हैं, जिनको चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने उस पूरे 6x6 पे देखकर ये कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जा रहे हैं तो कितने सीटें हम जीत रहे हैं, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हम कितने, साउथ में कितने, नॉर्थ में कितनी, योजनाओं पे कितनी। 6 डिटेल्ड सर्वे हुए, उसमें साफ एक कॉमन बात यही निकली कि हमें लोकसभा चुनाव में भी नए चेहरों को लाना होगा, पुराने चेहरों से उकता गई है जनता। और ये कहा है कि सिर्फ जिताऊ की उम्र नहीं है, यहाँ पर जो जिताऊ है वो कोई भी हो सकता है, उम्र उसकी नहीं है, लेकिन जो जिताऊ नहीं है वो पहली बार। और फिर राज्यसभा वालों को भी कह दिया गया है कि अब आपको दोबारा टर्म नहीं मिलेगा, आप अपनी सीट खोजिए, जीत के आइए तो आपको मिलेगा। ठीक वैसे ही प्रदेशों में आपने बेहतर से बेहतर चेहरे उतारे, इम्पैक्ट वाले, उनकी डेफिनेटली लोकसभा की सीटें कटेंगी। दूसरी बात यह है कि किरोड़ी मीणा राज्यसभा सांसद है, उनको लिख के देना होगा, तब जाके वो लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे। उनका कार्यकाल 2024 तक था। किरोड़ी मीणा का अगर जिक्र करें 2024, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक राज्यसभा की सीट को ताक पे रखा है, क्योंकि राज्यसभा अभी भी जनवरी में बजट सत्र आएगा, विंटर सेशन में भी लोकसभा की हर एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर चेहरे उतारे गए हैं। फिर मैं कहूंगी, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर ऐसे चेहरे उतारे गए हैं जिन पे ना सिर्फ उनकी सीट का बल्कि पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा। फिर जाति वाइज भी चुनाव लड़ा जा रहा है और फिर पोलराइजेशन वाइज भी चुनाव लड़ेगी। तो यानी कि आप देखिए चौतरफा यहाँ पर, क्योंकि जैसा आज कहा गया राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या ये लिटमस टेस्ट है, तो ये भले ही उन्होंने कहा ये केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये 5 राज्यों के चुनाव लिटमस टेस्ट हैं। मिजोरम में क्या वापसी होती है कांग्रेस की, मिजोरम में जो 7 सिस्टर्स में क्या हालात है मणिपुर के बाद, वो लिटमस टेस्ट है कि नॉर्थ ईस्ट की लोकसभा सीटों में क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक वैसे ही हिंदी बेल्ट में लिटमस टेस्ट है बड़ा, चाहे राहुल गांधी के लिए हो, चाहे नरेंद्र मोदी के लिए हो। लेकिन इसमें सवाल घूम फिर के यही आता है कि क्या ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान का क्या, ये एक बड़ा सवाल है। वो चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है बीजेपी सवाल से आगे बढ़ गई है और ये नेता भी शायद इस सवाल से आगे बढ़ गए हैं। योगेश जी मेरे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, क्योंकि 3-4 डायमेंशन हम देखें, ध्रुवीकरण धार्मिक आधार पर मेवात बेल्ट के अंदर, दूसरा जातिगत आधार पर पूर्वी बेल्ट के अंदर, तीसरा अपने सांसदों को उतारकर उनके चेहरे की लोकप्रियता को इनकैश करना। आपको लग रहा है कि बहुत एक महत्वपूर्ण तरीके से स्ट्रेटेजिकली एक चक्रव्यूह बीजेपी ने रचा है जिसमें से कोई निकल ना पाए और मैक्सिमम फायदा उठाया जा सके।
देखिए सर्वे का गणित बहुत महत्वपूर्ण रहा मुझे जो लगता है इसमें कि जहाँ पर परिवर्तन यात्राओं में जिन नेताओं ने ज़्यादा भागीदारी की, ज़्यादा संख्या बल जुटाया, उनको यहाँ पर टिकट में वरीयता दिखती हुई नजर आई। या यूँ कह सकते हैं कि जिन पर पहले से ही भरोसा बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व का था, या जिनको लेकर ये था कि यार इनको चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। अभी मैं और ऐश्वर्य यही बात कर रहे थे कि वंशवाद की बात होती है, परिवारवाद की बात होती है। यहाँ पूर्व विधायक कुंजीलाल मीणा जो कि अपने आप में बहुत ताकतवर नेता माने जाते रहे पूर्व राजस्थान के, उनके बेटे को टिकट राजेंद्र को दिया गया। इसके पीछे का लॉजिक भी एक बार ऐश्वर्य जरा समझाएंगे। ऐश्वर्य जी, देखिए राजेंद्र जो है, राजेंद्र पर पार्टी ने इसलिए विश्वास किया कि राजेंद्र आज से नहीं बरसों से पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और वो पार्टी के कार्यक्रमों में रेगुलर आते थे। और राजेंद्र जो है वो नेचुरल चॉइस बन गए थे। बावनवास से एक महिला है वो घूमती थी कि मुझे टिकट दे दीजिए, मैं प्रोफेसर हूं। बावनवास से कई पुरुष घूमते थे कि मुझे टिकट दे दीजिए। लेकिन ये एक नेचुरल कैंडिडेट सर्वे के लिहाज से आया। मैं यहां पर सपोर्टरा का टिकट है वो भी नेचुरल है। हाँ, सपोर्टरा का हंसराज बालोती का बड़ा रोचक टिकट है योगेश। यहां पर हंसराज बालोती जो है वो टिकट को ऐसे ले गया कि शकुंतला मीणा की हवा चली और उस हवा के बाद पता लगा कि भाई ये तो तीसरे नंबर में रह गई थी, ये कैसे जीत जाएगी। हंसराज बालोती आश्वस्त हो गए, उनको लगा कि सर्वे में मेरा ही नाम आ रहा है। और रमेश मीणा प्रसन्न हो गए थे कि मेरे सामने शकुंतला आएगी तो मैं सुबह हरा दूंगा। इस तरीके की चर्चा उनके लोगों में थी। हारना जीतना पार्टी का काम है। तो दूसरी तरफ अब हंसराज बालोती आ गए हैं तो मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि हंसराज बालोती को बसपा के पुराने जो वोट बैंक थे वो कितना साथ देंगे। अब बसपा का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा ये अलग बात है। ठीक है ऐश्वर्या, सुजानगढ़ से बीजेपी ने जिन संतोष मेघवाल जी को टिकट दिया है उनसे बातचीत के हमारे सहयोगी तनुज लाटा ने, जरा सुनते हैं कि टिकट मिलने के बाद उनके चेहरे की मुस्कान क्या है और रणनीति क्या है।